ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना और सीख देने का है। इसका किसी भी व्यक्ति, समाज, जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी घटना या पात्र से किसी की भावनाएं जुड़ जाए तो यह मात्र संयोग होगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कृपया इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखें। अरे हम सच बोल रहे हैं, हम कोई बच्चे नहीं है। ये मेरे पति हैं सोनू, और हमारा तो खुद का एक 25 साल का बेटा है। ये दोनों बच्चे पागल हो गए हैं। कोई इन्हें पागल खाने भेजो, नहीं तो ये हमें पागल कर देंगे। अरे गवार लोग, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में किसी ने धोखे से हमारी हत्या कर दी थी। हम उसी का बदला लेने आए हैं। और हमारी उम्र 5-6 साल नहीं है, हमारी उम्र तो 35 से 40 साल है। हाँ गवार लोगों, पुनर्जन्म होता है और हमें पिछले जन्म का सब याद है। हे भगवान। साल 2005 उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग गांव जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे थे। एक गांव था सूरजपुर, जहां चौधरी हरनाम सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सोनू। उसी दिन उसी समय 50 किलोमीटर दूर रामपुर गांव के स्कूल मास्टर दीनानाथ शर्मा के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम पायल रखा गया। दोनों जन्मों में कुछ भी असाधारण नहीं था, सिवाय इसके कि दोनों बच्चों ने जन्म के समय रोने की बजाय एक गहरी शांत सांस ली थी, मानो किसी लंबे सफर से लौटकर आराम कर रहे हों। जैसे जैसे सोनू और पायल बड़े होने लगे, उनकी असामान्यताएं भी उजागर होने लगीं। वे दूसरे बच्चों की तरह मिट्टी में नहीं खेलते थे, न ही बचकानी शरारतें करते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ठहराव था जो 6 साल के बच्चों में होना लगभग नामुमकिन था। सोनू अक्सर अपने घर के आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ को घंटों तक तकता रहता और अपनी मां से पूछता, मां, हमारे खेत कहाँ हैं? वो झूला कहाँ है जिस पर राधा झूलती थी? उसकी मां कमला उसकी इन बातों को बचपना समझकर टाल देती, पर मन ही मन घबराती भी थी। राधा कौन है? यह सवाल उसके मन में क्यों घूमता रहता है। वहीं दूसरी ओर रामपुर में पायल अपनी किताबों में खोई रहती, लेकिन कभी कभी अचानक वह अपनी मां से पूछती, मां, क्या हमारा एक बेटा भी था? मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो स्कूल गया था और फिर अंधेरा हो गया। उसकी मां सरला एक पढ़ी लिखी महिला थी, पर अपनी बेटी के इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वह उसे बहलाने की कोशिश करती, लेकिन पायल की आंखों में तैरती उदासी उसे बेचैन कर देती थी। दोनों बच्चों को एक ही सपना बार बार आता था, एक खूबसूरत घर जिसके बाहर आम के पेड़ पर एक लकड़ी का झूला लटका है, खेतों में लहलहाती फसल, एक कुआं और एक यंग जोड़ा जो उस झूले पर बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। सपने में वे एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं और फिर अचानक सब कुछ धुएं और आग की लपटों में बदल जाता है। दोनों बच्चे चीखते हुए नींद से जाग जाते, उनके शरीर पसीने से भीगे होते और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। उनके परिवार वाले बेहद परेशान थे। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, पंडितों से झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनू और पायल की बातें दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही थीं। वे उन लोगों के नाम लेते थे जिन्हें उनके गांव में कोई नहीं जानता था, उन जगहों का जिक्र करते थे जो उनके आसपास कहीं नहीं थीं। समय का पहिया घूमा और एक दिन पायल के पिता मास्टर दीनानाथ का तबादला सूरजपुर के पास वाले कस्बे के सरकारी स्कूल में हो गया। यह वही स्कूल था जहां सोनू पढ़ता था। परिवार ने अपना सामान बांधा और एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ रामपुर छोड़ दिया। उन्हें क्या पता था कि यह तबादला सिर्फ एक नौकरी का बदलाव नहीं, बल्कि दशकों पुराने एक रहस्य पर से पर्दा उठाने की पहली कड़ी थी। स्कूल का पहला दिन था। पायल अपने पिता का हाथ थामे सहमी सहमी सी स्कूल के गेट से अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें अनजान चेहरों के बीच किसी को ढूंढ रही थीं। क्लास शुरू हुई। टीचर ने सभी बच्चों से अपना परिचय देने को कहा। जब पायल की बारी आई तो वह खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम पायल है। तभी क्लास के आखिरी बेंच पर बैठा सोनू अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें जैसे रुक सी गईं। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, राधा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने सोनू को डांट कर बिठाना चाहा, लेकिन सोनू अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी नजरें बस पायल पर टिकी थीं। पायल की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। सोनू को देखते ही उसके अंदर जैसे यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। वह सपना, वह झूला, वह खेत, वह घर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा,
राम, यह एक पल था जहां समय थम गया था। 2-6 साल के बच्चे जो आज पहली बार मिल रहे थे, एक दूसरे को उन नामों से पुकार रहे थे जो किसी ने सुने नहीं थे। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे जन्मों से जानते हों। उनकी आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि एक पहचान थी, एक पुनर्मिलन की तड़प थी। वे बच्चे नहीं थे, उनकी आंखों में एक पति और एक पत्नी की आत्मा झांक रही थी, जो 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आज फिर एक दूसरे से मिले थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। टीचर और बच्चे हैरान परेशान थे कि यह हो क्या रहा है। 2 छोटे बच्चे जिनकी आज पहली मुलाकात थी, इस तरह रो रहे थे जैसे कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी जोड़ा मिला हो। स्कूल में हंगामा मच गया। दोनों के माता पिता को बुलाया गया। सोनू और पायल ने रोते हुए एक ही बात कही, हम सोनू और पायल नहीं हैं, मैं राम हूं और यह मेरी पत्नी राधा है। हम 20 साल पहले मर गए थे और अब हमारा फिर से जन्म हुआ है। उनकी बातें सुनकर हर कोई स्तब्ध था। यह कोई बचपना नहीं था, यह कुछ और था। यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो विज्ञान, तर्क और विश्वास की हर सीमा को तोड़ने वाली थी। यह एक ऐसे रहस्य की पहली परत थी जिसके नीचे एक क्रूर हत्या और अधूरे प्यार की दास्तां दफन थी। उस दिन स्कूल के उस क्लासरूम में सिर्फ 2 बच्चे नहीं मिले थे, बल्कि 2 आत्माओं ने अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया था। स्कूल में हुए उस अविश्वसनीय घटनाक्रम के बाद सोनू और पायल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे अपने माता पिता से कुछ छिपा नहीं रहे थे। उन्होंने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की और हर एक डिटेल इतनी सटीक और गहरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। दोनों ने बताया कि पिछले जन्म में वे सूरजपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर केशवगढ़ नाम के गांव में रहते थे। सोनू यानी राम एक मेहनती किसान था और पायल यानी राधा उसकी पत्नी। उनका एक प्यारा सा घर था जिसके आंगन में आम के पेड़ पर एक झूला था जिसे राम ने अपने हाथों से राधा के लिए बनाया था। उनके पास 10 बीघा जमीन थी जिस पर वे मेहनत करके सोना उगाते थे। उन्होंने अपने गांव के लोगों के नाम भी बताए, सरपंच दीनदयाल, गांव का हकीम रहमत चाचा और यहां तक कि उस पंडित का नाम भी बताया जिसने उनके फेरे करवाए थे, पंडित भोला राम। उन्होंने बताया कि उनकी शादी कैसे हुई थी। राधा के मायके वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और कैसे राम ने मेहनत करके खुद को साबित किया था। वे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल ऐसे सुनाते जैसे कल की ही बात हो। सोनू पायल से कहता, तुम्हें याद है राधा, जब तुम पहली बार रसोई में हलवा बना रही थी और तुमने नमक डाल दिया था। यह सुनकर पायल हंस पड़ती और कहती, और तुम्हें याद है राम, कैसे तुम बारिश में मेरे लिए शहर से जलेबियां लेकर आए थे और रास्ते में फिसल कर गिर गए थे। उनके माता पिता के लिए यह सब किसी पहेली से कम नहीं था। वे दुविधा में थे। एक तरफ उनके बच्चों का मासूम चेहरा था और दूसरी तरफ उनकी बातें जो किसी भी तर्क से परे थीं। मास्टर दीनानाथ ने हिम्मत करके केशवगढ़ गांव के बारे में पता लगाने की सोची। जब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। केशवगढ़ नाम का गांव सच में मौजूद था और 20 साल पहले वहां राम और राधा नाम का एक दंपति रहता भी था, जिनकी एक रहस्यमयी आग दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले गांव, फिर कस्बा और फिर जल्द ही यह कहानी स्थानीय अखबारों की सुर्खी बन गई। पुनर्जन्म का अविश्वसनीय दावा। 6 साल के बच्चों को याद है पिछला जन्म। यहीं से कहानी में एक नए किरदार का प्रवेश हुआ, तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर आकाश वर्मा। आकाश सनसनीखेज खबरों का भूखा था। उसे इस कहानी में अपने करियर की सबसे बड़ी स्टोरी नजर आई। वह अपना कैमरा और माइक लेकर सूरजपुर पहुंच गया। आकाश ने दोनों बच्चों और उनके परिवार वालों का इंटरव्यू लिया। उसने सोचा था कि बच्चे कैमरे के सामने घबरा जाएंगे या उनकी कहानी में झोल नजर आएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सोनू और पायल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सवालों के जवाब दिए। आकाश ने माइक सोनू की तरफ करते हुए पूछा, तो तुम्हारा नाम सोनू नहीं राम है? सोनू ने पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, जी मैं राम हूं, ये मेरी पत्नी राधा है। तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में क्या क्या याद है? पायल बोली, सब कुछ। हमारा घर, हमारे खेत, हमारा कुआं, हमारे घर के बाहर एक झूला था, हमारे पास एक गाय थी जिसका नाम गौरी था, हमारा एक बेटा भी था, रोहित। बेटा शब्द सुनते ही आकाश के कान खड़े हो गए। ये एक नया मोड़ था। तुम्हारा बेटा, वो कहां है? जब हमारी मौत हुई
तब वो स्कूल गया हुआ था। सोनू की आंखों में नमी आ गई। हमें नहीं पता अब वो कहां है, कैसा है, हम उसी के लिए लौटे हैं, हमें बस हमारा बेटा चाहिए। दोनों बच्चों ने एक सुर में कहा। हमारी आत्मा भटकती रही, हमें बस इतना याद है कि हम घर में थे और हमारा बेटा स्कूल गया हुआ था, और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं, बस आग और धुआं। ये बात सबसे अजीब और चौंकाने वाली थी। उन्हें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात याद थी, लेकिन अपनी मौत का कारण नहीं। वे बस इतना जानते थे कि उनकी मौत हुई थी, पर कैसे हुई यह उनकी याददाश्त से मिट चुका था। इसी एक अधूरी कड़ी की वजह से ज्यादातर लोग उनकी कहानी को मनगढ़ंत मान रहे थे। लोगों का कहना था कि अगर पुनर्जन्म हुआ है तो मौत का कारण भी याद होना चाहिए। आकाश ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से छापा। उसने लिखा, क्या यह सच में पुनर्जन्म है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? बच्चे सब कुछ बताते हैं, सिवाय अपनी मौत के रहस्य के। क्या यह महज एक संयोग है या कोई जानबूझकर इस सच को छिपा रहा है? यह रिपोर्ट नेशनल टेलीविजन पर भी चली और पूरे देश में टहलका मच गया। मानवाधिकार आयोग, मनोवैज्ञानिकों और पुलिस प्रशासन पर इस केस को सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि इसे राज्य की सबसे तेज तर्रार और होशियार पुलिस अफसर एएसपी अनन्य सिंह को सौंप दिया गया। एसपी अनन्य सिंह अपनी सूझबूझ और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थीं। वह ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करती थीं। उनके लिए हर चीज के पीछे एक तर्क और सबूत होता था। जब उन्हें यह केस सौंपा गया तो उनका पहला रिएक्शन था, बकवास है, किसी ने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया होगा। लेकिन जब उन्होंने आकाश वर्मा की रिपोर्ट और बच्चों के इंटरव्यू की फुटेज देखी तो उनके माथे पर भी बल पड़ गए। बच्चों की आंखों में एक ऐसी सच्चाई और दर्द था जिसे सिखाया नहीं जा सकता था। उनकी कहानी के डिटेल्स इतने बारीक थे कि किसी 6 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी कहानी गढ़ना और उसे बिना किसी गलती के बार बार दोहराना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सवाल वही था, अगर यह कहानी झूठी है तो मौत का कारण क्यों नहीं बताया? कोई झूठी कहानी गढ़ेगा तो उसे और सनसनीखेज बनाने के लिए अपनी मौत का भी कोई ड्रामेटिक कारण जरूर बताएगा। इनका यह कहना कि हमें याद नहीं, इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और विश्वसनीय बना रहा था। एसपी अनन्य सिंह ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, इस केस की तह तक जाना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। अगर यह सच है तो यह एक चमत्कार है, और अगर यह झूठ है तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है। तैयारी कर लो, हम सूरजपुर जा रहे हैं। अब यह मामला सिर्फ एक गांव या एक रिपोर्टर तक सीमित नहीं था। अब यह कानून और व्यवस्था का मामला बन चुका था। एक तरफ 2 मासूम बच्चे थे जो अपने अधूरे प्यार और अपने बेटे की तलाश में लौटे थे, और दूसरी तरफ थी एक पुलिस अफसर जो भावनाओं से नहीं सबूतों से काम करती थी। यादों के इस आईने में अब सच की असली तस्वीर सामने आने वाली थी। एसपी अनन्य सिंह का काफिला जब सूरजपुर गांव पहुंचा तो वहां पहले से ही मीडिया और तमाशबीनों की भीड़ जमा थी। अनन्य ने अपनी जीप से उतरकर चारों तरफ का माहौल देखा। उनकी नजरें किसी बाज की तरह तेज थीं, जो हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर रही थीं। उन्होंने अपनी टीम को भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया और सीधे मास्टर दीनानाथ के घर की ओर बढ़ी। घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। सोनू और पायल एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। उनके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। अनन्य ने वर्दी का रौब दिखाने की बजाय एक सामान्य महिला की तरह उनसे बात की। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, तो आप लोग राम और राधा हैं? दोनों बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया। उनकी आंखों में पुलिस का कोई डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि यही महिला उनकी मदद करेगी। अनन्य जानती थीं कि बच्चों से एक साथ पूछताछ करना सही नहीं होगा। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तरकीब अपनाई। उन्होंने सोनू से कहा, बेटा तुम मेरे साथ बाहर बगीचे में चलोगे? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सोनू तुरंत तैयार हो गया। अनन्य सोनू को लेकर घर के बाहर बगीचे में आ गईं और अपनी टीम को सख्त हिदायत दी कि कोई भी पायल से बात करने की कोशिश न करे। बगीचे में एक झूले पर बैठकर उन्होंने सोनू से बात शुरू की। उनका तरीका किसी पुलिस अफसर जैसा नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा था। अच्छा राम, मुझे अपनी राधा के बारे में कुछ बताओ। वो कैसी थी? सोनू की आंखें चमक उठीं। वो बहुत अच्छी थी, थोड़ी जिद्दी थी, पर दिल की बहुत साफ थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आम का अचार बहुत अच्छा बनाती थी।
उसकी बाईं आंख के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था। अनन्या यह सब अपने दिमाग में नोट कर रही थीं। फिर उन्होंने सवाल का स्तर थोड़ा गहरा किया। तुम दोनों की आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी? यह एक ऐसा सवाल था जिसकी उम्मीद किसी बच्चे से नहीं की जा सकती थी। सोनू एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में 20 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। फिर वह बोला, हमारी मौत से 2 दिन पहले, खेत में पानी देने को लेकर। मैं कह रहा था कि अभी रुक जाते हैं, और वो कह रही थी कि फसल सूख जाएगी। हम दोनों ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। फिर अगली सुबह मैंने उसके लिए गजरा लाकर उसे मनाया था। अनन्या के चेहरे पर हैरानी के भाव आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने करीब 1 घंटे तक सोनू से उसके घर, खेत, दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ वही इंसान दे सकता था जिसने उस जिंदगी को जिया हो। सोनू ने हर सवाल का जवाब बिना एक पल रुके पूरी सच्चाई से दिया। इसके बाद अनन्या अंदर गईं और पायल को बाहर लेकर आईं। उन्होंने सोनू को उसके परिवार के पास भेज दिया और सख्त हिदायत दी कि कोई भी उससे इस बारे में बात नहीं करेगा। अब पायल की बारी थी। अनन्या ने वही सारे सवाल उसी क्रम में पायल से पूछे। राधा, तुम्हारे राम कैसे थे? पायल शर्मा गई। 6 साल की बच्ची के चेहरे पर एक विवाहिता की शर्म देखना अपने आप में अद्भुत था। वो बहुत हिम्मत वाले थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद थी, लेकिन गुस्सा उनकी नाक पर रहता था। पर मुझे पता था कि उन्हें कैसे मनाना है। अनन्या ने सीधा सवाल किया, तुम्हारी बाईं आंख के नीचे तिल है? पायल ने हां में सिर हिलाया। यह बात उसके मौजूदा परिवार के सिवा कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो तिल बहुत हल्का था। तुम दोनों की आखिरी लड़ाई कब हुई थी? पायल की आंखें नम हो गईं। खेत में पानी देने को लेकर उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी। मैं बहुत रोई थी। फिर अगले दिन वो मेरे लिए चमेली का गजरा लाए थे और कान पकड़कर माफी मांगी थी। एक एक जवाब शब्दशः वही थे जो सोनू ने दिए थे। लड़ाई की वजह, मनाने का तरीका, गजरे का फूल, सब कुछ एक जैसा। अनन्या सिंह, जो पुनर्जन्म को अंधविश्वास मानती थीं, उसका दिमाग चकरा गया। यह किसी भी तरह से सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता था। 2 अलग अलग कमरों में बैठे बच्चे एक ही कहानी, एक ही इमोशन के साथ कैसे सुना सकते हैं? उन्होंने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? दोनों बच्चों का जवाब फिर से वही था, हमें नहीं पता। बस इतना याद है कि रोहित स्कूल गया था, हम घर पर थे। फिर सब कुछ खत्म हो गया। बहुत तेज आवाज, आग और धुआं, और फिर अंधेरा। अनन्या को अब यकीन होने लगा था कि यह कहानी झूठी नहीं है, इसमें कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है। उन्होंने अपनी टीम को तुरंत केशवगढ़ गांव जाकर 20 साल पुरानी उस दुर्घटना की फाइल निकालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे राम और राधा की मौत की पूरी रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सब कुछ। साथ ही उन्होंने एक और फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं इन बच्चों को केशवगढ़ लेकर जाऊंगी। अगर इनकी यादें सच्ची हैं तो वो जगह देखकर इन्हें जरूर कुछ और याद आएगा। बच्चों के माता पिता इस बात से डर गए। उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन अनन्या ने उन्हें भरोसा दिलाया, यह जरूरी है। अगर इन बच्चों के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय दिलाना मेरा फर्ज है, और अगर यह सब एक धोखा है तो उसका पर्दाफाश करना भी मेरा ही काम है। अगली सुबह पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला सूरजपुर से केशवगढ़ के लिए रवाना हुआ। गाड़ियों में सोनू और पायल अपनी अपनी मां की गोद में बैठे थे। उनकी आंखें बाहर के नजारों को देख रही थीं। जैसे जैसे गाड़ी केशवगढ़ के करीब पहुंच रही थी, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। वे उन रास्तों, पेड़ों और मोड़ों को पहचानने लगे थे जिन्हें उन्होंने पिछले 20 सालों में सिर्फ अपने सपनों में देखा था। गाड़ी रोको! सोनू अचानक चिल्लाया। आगे दाहिनी तरफ जो पगडंडी जा रही है वो हमारे खेतों की तरफ जाती है। ड्राइवर ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने इशारा किया। गाड़ी पगडंडी की तरफ मुड़ी। कुछ दूर चलने के बाद पायल बोली, यहीं पर वो बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर राम मेरे लिए बांसुरी बजाते थे। वहां अब कोई पेड़ नहीं था, लेकिन उसके ठूंठ के निशान जमीन पर अब भी मौजूद थे। यह सब देखकर अनन्या सिंह और उनकी टीम की सांसें अटकी हुई थीं। वे एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जहां तर्क और विज्ञान पीछे छूट रहे थे और विश्वास और रहस्य आगे बढ़ रहे थे। अब वे उस जगह के बहुत करीब थे जहां 20 साल पहले एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। वह टूटा फूटा,
जर्जर घर, जहां आज भी राम और राधा की आत्मा अपनी मौत का रहस्य दफन किए हुए इंतजार कर रही थी। केशवगढ़ गांव की सीमा में प्रवेश करते ही सोनू और पायल बेचैन हो उठे। उनकी छोटी छोटी आंखें हर चेहरे, हर गली को ऐसे देख रही थीं मानो किसी भूली हुई किताब के पन्ने पलट रही हों। पुलिस का काफिला देखकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में हैरानी और डर का मिला जुला भाव था। पायल ने एक गली की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यहीं रोक दीजिए, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, हमारा घर इसी गली के आखिर में है। एसपी अनन्य सिंह ने अपनी टीम के साथ गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। सोनू और पायल आगे आगे चल रहे थे, जैसे वे इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों। वे एक बूढ़े आदमी के पास रुके जो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। सोनू ने उसे देखकर कहा, राम भरोसे काका, आप अभी भी यहीं हैं? उस बूढ़े आदमी ने चौंक कर बच्चों की तरफ देखा। उसे राम भरोसे नाम से बहुत कम लोग पुकारते थे। उसकी आंखों में एक पहचान की चमक उभरी और फिर डर से बुझ गई। यह सब देखते हुए अनन्य का शक यकीन में बदलता जा रहा था। गली के अंत में एक खंडहर नुमा घर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत गिर चुकी थी और आंगन में जंगली घास उग आई थी। लेकिन इन सब के बीच आम के पेड़ की एक मोटी डाल अब भी मौजूद थी, जिस पर एक टूटी हुई रस्सी लटक रही थी, उस झूले की आखिरी निशानी। उस घर को देखते ही सोनू और पायल थम गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस खंडहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा, 20 साल पुराना मंजर उनकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। रसोई वहां थी। पायल ने कांपती हुई उंगली से एक टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया, जहां की जमीन बाकी घर से ज्यादा काली थी। सोनू उस जगह पर पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कालिख को छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलका छूटने लगा। उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक जाना पहचाना चेहरा, जिसमें प्यार की जगह नफरत और जलन भरी हुई थी। भैया, श्याम भैया! सोनू के मुंह से चीख निकल गई। उसी पल पायल भी चिल्लाई, सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर! और फिर जैसे बांध टूट गया हो। दोनों बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे एक साथ बोलने लगे। उनकी यादें जुड़ चुकी थीं। उस दिन रोहित के स्कूल जाने के बाद श्याम भैया घर आए थे। सोनू ने रोते हुए बताया। वे बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि पिताजी ने सारी अच्छी जमीन मेरे नाम क्यों कर दी। वो मुझसे जमीन अपने नाम करने को कह रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। पायल ने आगे कहा, मैंने कहा कि भैया, यह भी आपका ही घर है, हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन उनकी आंखों में लालच था। उन्होंने राम को धक्का दिया। धक्का मुक्की में मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। सोनू की आवाज में दर्द था। जब मुझे हल्का सा होश आया तो मैंने देखा श्याम भैया रसोई से गैस सिलेंडर बाहर ला रहे थे। उन्होंने उसका नॉब खोल दिया था और राधा को घसीट कर मेरे पास फेंक दिया। मैं चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पायल सिसक रही थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और माचिस की तीली जलाकर खिड़की से अंदर फेंक दी। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। एसपी अनन्य सिंह की आंखें फटी रह गईं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी क्रूर हत्या थी। सगे भाई ने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने भाई और भाभी को जिंदा जला दिया था। अब अनन्य को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। 20 साल पुरानी फाइल में इसे गैस सिलेंडर फटने से हुई दुर्घटना बताकर केस बंद कर दिया गया था। उस वक्त श्याम ने ही सबको यह कहानी सुनाई थी कि वह जब घर पहुंचा तो सब कुछ जल चुका था। किसी ने उस पर शक नहीं किया था। श्याम, राम का भाई श्याम कहां है? अनन्य ने अपनी टीम से दहाड़ते हुए पूछा। एक कांस्टेबल ने बताया, मैडम, गांव वालों के अनुसार राम की मौत के बाद सारी जमीन श्याम को ही मिली और अब वह शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन है। अनन्य ने तुरंत अपनी टीम को श्याम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसी समय अनन्य ने गांव के उन पुराने लोगों से बात की जिन्हें सोनू राम ने अपना दोस्त बताया था। जब राम के पुराने दोस्त सोहन और मोहन सामने आए और उन्होंने सोनू और पायल से बात की तो वे भी हैरान रह गए। सोनू ने कहा, तुम्हें याद है सोहन, एक बार हम मेले से लौट रहे थे और तुम्हारी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था। मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर छोड़ा था। यह एक ऐसी बात थी जो सिर्फ राम और सोहन के बीच थी। सोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोनू को गले लगा लिया। उसने एसपी अनन्य को बताया, मैडम,
यह हमारा राम ही है। इसकी बातें, इसका अंदाज, सब कुछ वही है। अब एसपी अनन्य सिंह के पास पर्याप्त सबूत थे। 2 बच्चों की गवाही, जो अलग अलग पूछताछ में भी एक जैसी थी। मौके पर आकर उनकी भूली हुई यादों का वापस आना, पुराने दोस्तों द्वारा उनकी पहचान की पुष्टि, और सबसे बढ़कर एक मकसद, जमीन का लालच। पुलिस की टीम ने शहर में श्याम के आलीशान बंगले पर छापा मारा। श्याम, जो अब 50 साल का एक मोटा अमीर आदमी बन चुका था, पुलिस को देखकर घबरा गया। जब उसे बताया गया कि उसे 20 साल पुरानी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह हंसने लगा। कैसी हत्या? कौन सी हत्या? वो एक हादसा था, उसने कहा। अनन्य ने ठंडे स्वर में कहा, यह बात तुम्हें वो 2 बच्चे बताएंगे जिन्हें तुमने जिंदा जलाया था। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे हथकड़ी पहनाकर जीप में डाल दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। न्याय का एक अध्याय पूरा हो चुका था, लेकिन मिलन का सबसे भावुक और मुश्किल अध्याय अभी बाकी था। राम और राधा सिर्फ न्याय के लिए नहीं लौटे थे, वे अपने बेटे रोहित के लिए लौटे थे। वह बेटा जो 20 साल पहले स्कूल गया था, और जब लौटा तो उसके मां बाप राख बन चुके थे। अब वह कहां था, और क्या वह इन 2 6 साल के बच्चों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर पाएगा? यह सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा थी। श्याम की गिरफ्तारी ने पूरे केस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुनर्जन्म की कहानी ने खोला 20 साल पुराना राज, भाई ही निकला भाई का कातिल। श्याम पुलिस हिरासत में था, लेकिन वह बेहद शातिर था। उसने अपना जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। वह बार बार एक ही बात दोहराता रहा, यह सब मेरी जायदाद हड़पने की साजिश है। किसी ने इन बच्चों को सिखा पढ़ाकर भेजा है। एसपी अनन्य सिंह जानती थीं कि बच्चों की गवाही अदालत में टिक सकती है, लेकिन केस को और मजबूत बनाने के लिए उन्हें श्याम से जुर्म कबूल करवाना जरूरी था। उन्होंने एक बार फिर सोनू और पायल से बात की। उस दिन के बारे में कुछ और याद करने की कोशिश करो, कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम और श्याम जानते थे। दोनों बच्चे चुपचाप सोचने लगे। फिर पायल धीरे से बोली, उस दिन जब भैया हमें धमका रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ में एक ताबीज पहना हुआ था, काले धागे में एक चांदी का ताबीज। जब उन्होंने राम को धक्का दिया तो वह ताबीज टूटकर वहीं गिर गया था। वह रसोई के कोने में, जहां पानी का घड़ा रखा रहता था, उस जगह गिरा था। यह एक बहुत बड़ी लीड थी। अनन्य तुरंत अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ उस खंडहर हो चुके घर में पहुंची। उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई जिसका जिक्र पायल ने किया था। घंटों की मशक्कत के बाद मिट्टी के नीचे से एक छोटा काला पड़ चुका चांदी का ताबीज मिला। वह 20 साल से वहीं दफन था। जब वह ताबीज इंटरोगेशन रूम में श्याम के सामने मेज पर रखा गया, तो उसकी आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। यह वही ताबीज था जो उसे एक फकीर ने दिया था और जिसे वह हमेशा पहनता था। उस दिन की हड़बड़ी में वह उसे वहीं भूल आया था और मान लिया था कि वह आग में जल गया होगा। यह एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह टूट गया। उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने जलन और लालच में अपने ही भाई भाभी को जिंदा जला दिया और फिर दुनिया के सामने झूठे आंसू बहाकर उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अदालत में केस चला और श्याम को अपने किए की सजा मिली। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय का चक्र पूरा हो चुका था, लेकिन सोनू और पायल की असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एसपी अनन्य सिंह ने अपनी टीम को उनके बेटे रोहित का पता लगाने का काम सौंपा। जल्द ही पता चल गया कि रोहित अब 26 साल का एक नौजवान है और पास के ही शहर में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। अनाथ होने के कारण उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। वह अपने चाचा श्याम को ही अपना सब कुछ मानता था, जिसने उसे पाला पोसा था, यह जाने बिना कि वही उसके मां बाप का कातिल है। अनन्य ने बहुत ही सावधानी से रोहित से संपर्क किया। जब रोहित को यह पूरी कहानी बताई गई तो उसका पहला रिएक्शन वही था जो किसी का भी होता। वह गुस्से से भड़क उठा। आप लोग पागल हो गए हैं? ये क्या बकवास है? मेरे मां बाप एक हादसे में मर गए थे। ये बच्चे धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। मेरे चाचा को फंसाकर ये लोग मेरी बची खुची जायदाद भी हड़पना चाहते हैं। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसका दर्द और गुस्सा जायज था। उसके लिए यह मानना नामुमकिन था कि जिन मां बाप की धुंधली सी याद उसके मन में थी, वे इन 2 छोटे बच्चों के रूप में वापस आ गए हैं। एसपी अनन्य ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया।
उन्होंने रोहित, सोनू और पायल की एक मुलाकात एक शांत सरकारी गेस्ट हाउस में रखी गई। रोहित नफरत और अविश्वास से भरी नजरों से सोनू और पायल को घूर रहा था। तुम लोग क्या चाहते हो? पैसा, जमीन, ले लो सब कुछ, पर मेरे मरे हुए मां बाप के नाम पर यह घटिया नाटक बंद करो, रोहित चिल्लाया। सोनू और पायल की आंखों में आंसू थे। अपने ही बेटे के मुंह से यह सब सुनना उनके लिए असहनीय था। बेटा, हम कोई नाटक नहीं कर रहे, सोनू ने कांपती आवाज में कहा। हम तुम्हारे राम और राधा हैं, रोहित ने चुनौती दी। सबूत क्या है? पायल आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक मां की ममता और दर्द था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सबूत है तुम्हारे जन्म का वो निशान जो तुम्हारी दाएं कलाई पर है, जिसे तुम्हारे सिवा, मेरे सिवा और तुम्हारे पिता के सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा। रोहित एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी कलाई पर सच में एक छोटा सा जन्म का निशान था, जिसे वह हमेशा अपनी शर्ट की आस्तीन से या घड़ी से छिपा कर रखता था। फिर पायल ने आगे कहा, और एक और निशानी है, हमारे घर में आंगन वाले कमरे में जहां तुम्हारी चारपाई थी, दीवार में एक ईंट डीली थी। उस ईंट के पीछे तुम्हारे पिता ने मेरे लिए एक चांदी की पायल छिपाकर रखी थी, जो वो मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर देने वाले थे। लेकिन सालगिरह से पहले ही पायल की आवाज भर्रा गई। रोहित की दुनिया घूम गई। डीली ईंट का राज, ये बात सिर्फ उसे पता थी। बचपन में वह अक्सर उस ईंट को निकालकर खेला करता था। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके पीछे कुछ छिपा भी है। बिना एक शब्द कहे रोहित वहां से उठा और पागलों की तरह गाड़ी चलाकर केशवगढ़ अपने पुराने घर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे एसपी अनन्या, सोनू और पायल भी पहुंचे। रोहित भागता हुआ उस खंडहर में घुसा, उस कमरे में पहुंचा और दीवार को टटोलने लगा। एक जगह पर एक ईंट सच में डीली थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस ईंट को बाहर निकाला। अंदर की खोखली जगह में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, जो 20 सालों में गल चुका था, और उस कपड़े के अंदर धूल और मिट्टी में लिपटी, काली पड़ चुकी एक चांदी की पायल थी। जैसे ही रोहित ने उस पायल को अपने हाथ में लिया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। 20 साल का दबा हुआ दर्द, अकेलापन और धोखा, सब कुछ आंसुओं में बह निकला। सोनू और पायल दौड़कर उसके पास आए। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय मिलन था। एक 26 साल का नौजवान 2-6 साल के बच्चों के सीने से लगकर ऐसे रो रहा था जैसे उसे अपने खोए हुए मां बाप मिल गए हों। शरीर छोटे थे, लेकिन आत्मा तो वही थी। प्यार और रिश्ते उम्र और शरीर के मोहताज नहीं होते। सब कुछ ठीक हो गया था। रोहित ने सोनू और पायल को अपना लिया। वह उन्हें अपने घर ले आया। शुरुआती कुछ महीने बहुत भावुक और अनोखे थे। रोहित अपने माता पिता की आत्मा वाले उन बच्चों की देखभाल करता और वे उसे अपने बेटे की तरह दुलार करते। वे उसे पिछले जन्म की कहानियां सुनाते, जिन्हें सुनकर रोहित का बचपन लौट आता। लेकिन समय के साथ एक अजीब बदलाव आने लगा। सोनू और पायल की पिछले जन्म की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं, जैसे किसी पुरानी किताब के अक्षर मिट रहे हों। वे अब राम और राधा की बातें कम करते और बच्चों वाले खेल कूद में ज्यादा रमने लगे। उनकी बोली, उनका व्यवहार, सब कुछ अब पूरी तरह से 6 साल के बच्चों जैसा होता जा रहा था। एसपी अनन्या, जो इस केस से और इस परिवार से जुड़ी हुई थी, उसने ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों से भी सलाह ली। सबने यही कहा कि शायद उन आत्माओं ने अपना काम पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने बेटे को सच बता दिया था और अब वे इस दुनिया के नियमों के अनुसार अपने नए शरीर और नई उम्र में ढल रही थीं। एक दिन जब रोहित काम से घर लौटा तो सोनू दौड़ता हुआ आया और बोला, रोहित भैया, देखो मैंने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। भैया? रोहित के दिल को एक झटका सा लगा। महीनों बाद आज सोनू ने उसे बेटा की जगह भैया कहा था। उसने पायल की तरफ देखा। वह अपनी गुड़िया से खेलने में मग्न थी। रोहित समझ गया, उसके मां बाप उसे पूरी तरह से छोड़कर जा चुके थे और अब ये सिर्फ सोनू और पायल थे, 2 मासूम बच्चे। रोहित ने अपनी प्रेमिका प्रिया, जिसे वह बहुत प्यार करता था, उसको एक दिन हिम्मत करके सब कुछ सच सच बता दिया। उसने पुनर्जन्म से लेकर उनके बच्चे बन जाने तक की पूरी अविश्वसनीय कहानी कह सुनाई। प्रिया सब कुछ सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने रोहित की आंखों में सच्चाई और सोनू पायल के लिए गहरा वात्सल्य देखा। उसने बिना किसी झिझक के रोहित का हाथ थाम लिया।
कुछ समय बाद रोहित और प्रिया ने शादी कर ली। अब उनका परिवार पूरा हो गया था, एक अनोखा परिवार जहां पति पत्नी अपने ही माता पिता के बाल रूप की परवरिश अपने बच्चों की तरह कर रहे थे। रोहित और प्रिया के लिए सोनू और पायल अब सिर्फ बच्चे थे, जिन्हें वे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। कहानी का अंत अजीब था, पर शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। अब वे अक्सर अपने पुराने घर के उस आंगन में जाते जहां आम के पेड़ की डाल पर रोहित ने एक नया मजबूत झूला डाल दिया था। उस झूले पर सोनू और पायल बैठते और रोहित और प्रिया मिलकर उन्हें झुलाते। हंसते खिलखिलाते बच्चों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने प्रेम को एक नया रूप, एक नया रिश्ता और एक नई परिभाषा दे दी थी। यह एक ऐसा परिवार था जो हर नियम से परे था, लेकिन प्यार के सबसे सच्चे और पवित्र नियम पर आधारित था। रोहित के दिल को एक झटका सा लगा। महीनों बाद आज सोनू ने उसे बेटा की जगह भैया कहा था। उसने पायल की तरफ देखा, वह अपनी गुड़िया से खेलने में मग्न थी। रोहित समझ गया, उसके माँ बाप उसे पूरी तरह से छोड़कर जा चुके थे और अब ये सिर्फ सोनू और पायल थे, दो मासूम बच्चे। रोहित ने अपनी प्रेमिका प्रिया, जिसे वह बहुत प्यार करता था, उसको एक दिन हिम्मत करके सब कुछ सच सच बता दिया। उसने पुनर्जन्म से लेकर उनके बच्चे बन जाने तक की पूरी अविश्वसनीय कहानी कह सुनाई। प्रिया सब कुछ सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने रोहित की आंखों में सच्चाई और सोनू पायल के लिए गहरा वात्सल्य देखा। उसने बिना किसी झिझक के रोहित का हाथ थाम लिया। कुछ समय बाद रोहित और प्रिया ने शादी कर ली। अब उनका परिवार पूरा हो गया था, एक अनोखा परिवार जहां पति पत्नी अपने ही माता पिता के बाल रूप की परवरिश अपने बच्चों की तरह कर रहे थे। रोहित और प्रिया के लिए सोनू और पायल अब सिर्फ बच्चे थे, जिन्हें वे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। कहानी का अंत अजीब था, पर शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। अब वे अक्सर अपने पुराने घर के उस आंगन में जाते जहां आम के पेड़ की डाल पर रोहित ने एक नया मजबूत झूला डाल दिया था। उस झूले पर सोनू और पायल बैठते और रोहित और प्रिया मिलकर उन्हें झुलाते। हंसते खिलखिलाते बच्चों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने प्रेम को एक नया रूप, एक नया रिश्ता और एक नई परिभाषा दे दी थी। यह एक ऐसा परिवार था जो हर नियम से परे था, लेकिन प्यार के सबसे सच्चे और पवित्र नियम पर आधारित था।